चलिए ठीक है। तो आज आप लोगों की पहली क्लास है पटेल ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में सबसे पहले जैसे कि हम कोई युद्ध में जाते हैं तो उस युद्ध को जीतने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी रणनीति होती है। ठीक उसी तरीके से CGPSC, छत्तीसगढ़ PSC या जब भी हम कोई सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो उस प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए, उस प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल करने के लिए भी हमें एक रणनीति बनानी होती है। और ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी जो है, जब तक आप छत्तीसगढ़ PSC के पूरे सिलेबस, इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो आज बहुत पहली क्लास है, एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप देखें कि आज हम इकट्ठा हुए हैं छत्तीसगढ़ PSC प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ PSC द्वारा हर वर्ष राज्य सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, हर वर्ष स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहली बार आप लोग आए हैं तो सिविल सर्विसेज को आप इस तरीके से समझ लें। सिविल सेवा, वैसे तो देश में हमारे दो प्रकार की सेवाएं होंगी, एक सिविल सेवा होगी और एक आपका सैन्य सेवाएं होती हैं। सैन्य सेवाएं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जब हम जाते हैं, और इन तीनों को छोड़ करके बाकी कोई भी आप नौकरी में जाते हैं तो वो सिविल सेवा है, सिविल सर्विसेज है। जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, अखिल भारतीय स्तर पर जब हम सिविल सेवा की बात करते हैं तो उसे UPSC कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें IAS, IPS, IRS, है ना, IFS जैसे पद होते हैं। जब हम स्टेट्स में जाते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, तो स्टेट सिविल सर्विसेज में डिप्टी कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता है। इसके बाद पुलिस विभाग में DSP, राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी। ऐसे तमाम पद, बहुत ही जिन पदों को आप डेली सोचते हैं, सुनते हैं और जो हर कोई बनने की चाहत रखता है, वो यही सिविल सेवा परीक्षा है। तो छत्तीसगढ़ PSC की जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है उसमें हम मूल तौर पर डिप्टी कलेक्टर, DSP ऐसे पदों की तैयारी के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ये जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, ये मुख्य रूप से दो स्तरों पर, एक आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम इंग्लिश में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है आपका मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। दो ही स्तरों पर इसकी परीक्षा जो है वो होती है। प्रारंभिक परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होती है ना, कंप्लीटली ये ऑब्जेक्टिव होगी। यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक जो सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही आंसर होगा उसको आपको टिक करना है, 4 में से एक को। इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न बोलते हैं। जो मुख्य परीक्षा होती है ये दो प्रकार से, मुख्य परीक्षा के 2 चरण हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है आपका लिखित परीक्षा या रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन, इसमें 7 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 नंबर का होता है, तो टोटल 1400 नंबर का लिखित परीक्षा होता है। और उसके बाद एक होता है आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू, ठीक है। पैनल में 4 से 5 सदस्य होंगे छत्तीसगढ़ PSC में। ये 4 से 5 सदस्य आपसे प्रश्न पूछेंगे और ये मौखिक प्रकार का होता है इंटरव्यू जो होता है। साक्षात्कार 150 नंबर का, और लिखित परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो 1400 अंकों का होगा। इस तरीके से पूरा जो मेंस की परीक्षा है वो 1550 अंकों का होता है, 1550। और इस 1550 अंक में अभी तक जो देखा गया है, ऑलमोस्ट अगर आप 50% मार्क्स अर्जित कर लेते हैं, यानी 800 के आसपास आप पहुंच जाते हैं, तो आप पोस्ट लेने के करीब पहुंच जाते हैं। बहरहाल हम आज जो इकट्ठा हुए हैं वो है आपका प्रारंभिक परीक्षा की क्लास में, इसलिए मैं आज आपको स्पेसिफिकली प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में ही बताऊंगा। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो याद रखें जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जब आप छत्तीसगढ़ PSC की प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे तो इसमें बेसिकली 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में एक को कहते हैं हम पेपर 1 या प्रश्न पत्र क्रमांक 1, और दूसरा है आपका पेपर 2
यानी प्रश्न पत्र क्रमांक 2। पेपर 1 को हम जीएस या जनरल स्टडीज कहते हैं, सामान्य अध्ययन, जबकि पेपर 2 जो है इसे हम सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षण, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जीएस सामान्य अध्ययन कहलाता है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरीके से 200 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। उसी तरीके से पेपर 2, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का। इस तरीके से जो सी सेट का पेपर है ये भी आपका 200 अंकों का होगा। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा को जब आप पास करेंगे और आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र, जो फर्स्ट पेपर है यानी जो जीएस है, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। मतलब इस 200 में से आप जितने ज्यादा अंक पाएंगे उस अंक के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। जबकि पेपर 2 जो होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आपको बस पास करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 33% मार्क्स लाने हैं, यानी 200 का 33% यानी 66 मार्क्स। और अगर आप जनरल को छोड़ करके रिजर्व कैटेगरी लाइक SC, ST, OBC से हैं तो आपको 23% मार्क्स लाने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होकर के 23% मार्क्स यानी 46 नंबर, और जनरल कैटेगरी से होकर के अगर आप 33% मार्क्स यानी 66 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आप तब जाकर के आपका प्रथम प्रश्न पत्र यानी जो जीएस का पेपर है वो चेक होगा। और जीएस में 200 में से आप जितने करीब पहुंचेंगे उतना अच्छा आपके लिए अवसर होगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको ऐसे समझना है। ऑलमोस्ट अभी तक देखा गया कि 200 में 140 145 के आसपास अगर हम पहुंचते हैं, यानी ऑलमोस्ट 72 से 73% के आसपास, तो जनरल कैटेगरी से हम क्वालिफाई कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन मेंस एग्जाम जब आप पहुंचेंगे उसके पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, और प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए आपको ठोस रणनीति और स्ट्रेटजी वाइज तैयारी करना बहुत जरूरी है। और इसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इस परीक्षा में जीएस में आपको पढ़ना क्या है। तो आइए हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में। जैसे अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है आपका जीएस है, जनरल स्टडीज। और जो सेकंड पेपर है वो क्या है आपका सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो फर्स्ट पेपर है आपका जीएस, पहले आपको यही समझना जरूरी है कि ये जीएस है। कई लोग जीके बोल देते हैं, कई लोग जीए बोल देते हैं, तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। जब आप हाल फिलहाल की 1-2 महीनों की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी करंट अफेयर्स बेस्ड अगर आपसे कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो 1-2 महीनों के जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस। एक होता है जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य जानकारी, बहुत फैक्चुअल नॉलेज। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये जो फैक्चुअल जानकारी जब जिस एग्जाम में पूछी जाए उसको कहा जाता है जीके। लेकिन जब आपको फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़े, फैक्ट के साथ जब आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़े, तो ऐसी पढ़ाई को कहा जाता है जीएस, सामान्य अध्ययन। यहां सामान्य का मतलब यह है कि एक जो स्नातक स्तर का व्यक्ति है उसको सारे विषयों की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जानकारी फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाइज भी होनी चाहिए। यानी यहां पर आपको फर्स्ट पेपर में जीएस पढ़ना है, और जीएस में आपको जो भी विषय पढ़ना होगा उसके फैक्ट के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, इसलिए इसको कहा गया है जीएस। जैसे इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हम जीएस का सिलेबस देखें तो जीएस में अगर हमसे 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें से लगभग 50, वैसे
कंप्लीट 50 तो नहीं आते, 40 से 50 के बीच का वेरिएशन रहता है। लगभग 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ के हिस्से से होते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, इन सब चीजों से प्रश्न होते हैं। और रेस्ट ऑफ जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन, वो आते हैं आपका इंडिया जीएस, मतलब भारत स्तर के सामान्य अध्ययन से, इंडिया लेवल के जीएस से आएंगे। जो इंडिया जीएस है, इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। जैसे आपको इसमें पॉलिटी, कॉमनली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, आपको भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी। ठीक, आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ज्योग्राफी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के साथ आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आपको मिसलेनियस भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, विविध क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत में प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, है ना, शांति घाट कहाँ है, इस तरीके के प्रश्न जो है इसमें आते हैं, है ना, मिसलेनियस में। इसके बाद आपको स्पोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा और आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। करंट से भी प्रश्न जो है काफी अच्छे आते हैं। तो ये बेसिकली आपका जीएस है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर स्ट्रेटेजी क्या हो एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ एक मेजर पोर्शन है, इसके बाद जो आपका हिस्ट्री है उससे लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, जो पॉलिटी है उससे लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, जो ज्योग्राफी है उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ऊपर की इन 3 सब्जेक्ट को ले लें और छत्तीसगढ़ को ले लें तो ही आपकी एक स्ट्रेटेजी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है कि 100 में अभी तक जो देखा गया है 72-73 जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 146-145 के आसपास, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर ये कुछ सब्जेक्ट जो है अगर आप इन पर ज्यादा फोकस करें तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाकी विषयों को नहीं पढ़ना है, सारे विषय पढ़ना है, लेकिन सारे विषयों को अगर हम एक सामान्य तौर पर तैयार करते हैं तो इन विषयों की हमको थोड़ा सा ज्यादा और गहन तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि ये एग्जाम में हमारे लिए बहुत अच्छे हो सके। तो ये आपका जीएस है, इस तरीके से आपको विषय पढ़ना है। अब जो पेपर 2 है, पेपर 2 को हम कहते हैं सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसे हम कहेंगे सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है ना, सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षण। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखिए, ऐसा होता था कि आप स्वयं से इस प्रश्न का उत्तर दें कि जब आप एक सिविल सेवक के पास में, सिविल सेवक अधिकारी के पास में, किसी कलेक्टर के पास में, डिप्टी कलेक्टर के पास जाते हैं, तो क्या उससे एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई समस्याएं ही उसके सामने आएंगी? नहीं, उसके पास तो विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं आ सकती हैं। अब अगर वो सिविल सेवक जो है, जो डिप्टी कलेक्टर है, जो आपका आईएएस है, जो कलेक्टर है, वो अगर एक क्षेत्र विशेष के जानकार हैं, क्षेत्र विशेष मतलब वो इंजीनियर है, उनको इंजीनियरिंग क्षेत्र की जानकारी है, तो जरूरी नहीं कि उनके पास इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित समस्याएं ही आएंगी। उनके पास समस्याएं तो हर प्रकार के क्षेत्र की आ सकती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, और आपका एनालिसिस यहां पर पहुंचना चाहिए, कि जब हम सिविल सेवक की बात करते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस की जब हम बात करते हैं, तो इन्हें ये क्षेत्र विशिष्ट या इन्हें विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें सामान्य होना चाहिए, जर्नलिस्ट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट की बजाय जर्नलिस्ट होना चाहिए। जर्नलिस्ट मतलब उन्हें सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। 2011 के पहले तक यूपीएससी में और 2012 के पहले तक छत्तीसगढ़ पीएससी में विषय के आधार पर आप राज्य सेवा परीक्षा और यूपीएससी के एग्जाम को देते थे। आपको एक विषय चयन करना होता था राज्य में, और उस विषय के आधार पर आप परीक्षा देते थे, और परीक्षा देकर के आप अधिकारी बनते थे। जब आप एक सब्जेक्ट के आधार पर जब आपका चयन होता था,
तो आपसे समनज्ञ की उम्मीद नहीं की जा सकती, आपसे विशेषज्ञ की उम्मीद की जाएगी कि जिस विषय को पास पढ़ करके आपने परीक्षा पास किया है तो आप एक विशेषज्ञ हैं उसके। 2011 में ही यूपीएससी में होता कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। होता कमेटी का यही मानना था कि एक सिविल सेवक को समनज्ञ होना चाहिए, तो जो ये विषय के आधार पर परीक्षा ली जाती है वो उतनी एप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें सुधार होने चाहिए। और इसीलिए 2011 में यूपीएससी ने होता कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया कि उन्हें एक विशेषज्ञ नहीं, एक ऐसा सिविल सेवक चाहिए जो जनता की, आम जनता की सारी समस्याओं को दूर कर सके, एक समनज्ञ हो, एक बेहतर सिविल सेवक चाहिए थे। जब यूपीएससी ने लागू कर दिया तो राज्य की पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी ने भी इसको वर्ष 2012 में लागू किया। ये जो सी सेट और विषय को हटा करके उसके स्थान पर सी सेट को ला दिया गया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को ला दिया गया। देखिए यहां पर शब्द है अभियोग्यता परीक्षण। अभी का मतलब होता है समीप, नियर बाय, किसी के नजदीक, है ना। अभियोग्यता मतलब ऐसी योग्यता जो किसी के नजदीक जाकर के आप सीखते हैं। आप किसी के नजदीक जाकर के, यानी गुरु के पास जाकर के जब सीखते हैं तो वो जो योग्यता हासिल होती है उसको श्रेष्ठ योग्यता कहते हैं। तो अभियोग्यता का मतलब ये हुआ श्रेष्ठ योग्यता, और अभियोग्यता परीक्षण मतलब श्रेष्ठ योग्यता वाले अधिकारी के लिए ये परीक्षा है। मतलब इसमें उन सारी चीजों को शामिल किया गया है जो एक श्रेष्ठ अधिकारी, श्रेष्ठ सिविल सेवक, श्रेष्ठ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी के गुण हो सकते हैं, और उसी को सिलेबस में यहां पर पिरो करके रख दिया गया आपके सामने। सी सेट को आमतौर पर लोग मैथ्स और रीजनिंग तक ही सीमित मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सी सेट के अंतर्गत लगभग 7 विषय पढ़ने हैं, है ना। यू हैव टू रीड अराउंड 7 सब्जेक्ट्स, 7 विषय आपको पढ़ने। कौन कौन से विषय हैं देखें आप। पहले इसका नाम है कि आप ये योग्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए या योग्य अधिकारियों के चयन के लिए, परीक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो अब आप सोचिए कि जो जो एक योग्य अधिकारी के गुण होंगे, उन सारे गुणों को लेकर के यहां पर पाठ्यक्रम, सिलेबस तैयार कर दिया गया। आप एक बात समझें, आपकी नजर में योग्य अधिकारी कौन है? आप एक अधिकारी के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और वो अधिकारी आपकी समस्या को सुनता तो है लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, आपके लिए निर्णय नहीं ले पा रहा है। और वही दूसरा अधिकारी है, जब आप उसके पास गए तो उसने आपकी समस्या को सुना, आपकी समस्या के लिए आपको समाधान भी बताया, आपके लिए निर्णय भी लिया। तो श्रेष्ठ अधिकारी कौन है? जो समस्या का समाधान करे और निर्णय ले। यानी अधिकारी वो श्रेष्ठ है जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो और आपकी समस्या का समाधान करने की क्षमता हो। इसलिए सबसे पहला विषय है वो है आपका निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान। निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान, इंग्लिश में कहेंगे इसको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे पहला विषय है आपका, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबसे पहला विषय। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक अधिकारी है, उसने आपके लिए निर्णय ले लिया, आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया, लेकिन वो गलत हो गया उसने जो आपके लिए निर्णय लिया। और एक दूसरा अधिकारी है, उसने आपकी बातों को सुना, काफी विश्लेषण किया, उसमें बहुत सारे लॉजिक लगाए, तर्क लगाए कि यार क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, और इस लॉजिक के बेस पर उसने आपके लिए डिसीजन लिया और वो सही हुआ। तो श्रेष्ठ अधिकारी कौन? जो निर्णय ले या जो तार्किक आधार पर निर्णय ले, उसका निर्णय सही हो। बिल्कुल, जो तार्किक आधार पर निर्णय लेगा, जिसका निर्णय हमेशा सही होने की संभावना ज्यादा होगी, वही श्रेष्ठ अधिकारी होगा। तो जितना जरूरी निर्णय लेना है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि निर्णय सही लिया जाए, और निर्णय सही तब होगा जब हम तार्किक, लॉजिक बेसिस पर निर्णय लें और परिस्थितियों का विश्लेषण करके लें। इसलिए आपका दूसरा विषय बनाया गया है इसमें, इसका नाम है तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये दूसरा
सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, एक श्रेष्ठ अधिकारी वो है जो निर्णय ले। श्रेष्ठ अधिकारी वो है जो तार्किक निर्णय ले, सही निर्णय ले। लेकिन एक बात बताएं, आपने निर्णय लिया और आप जानते हैं कि आपने सही निर्णय लिया है, लेकिन सामने वाला अगर आपके निर्णय को ना माने तो आपके निर्णय लेने का कोई औचित्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी जितना जरूरी निर्णय लेना है, जितना जरूरी निर्णय सही लेना है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि सामने वाले को कन्विंस किया जा सके कि भाई यही निर्णय सही है तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकें कि जो मैंने डिसीजन लिया वो एकदम सही है। आप अधिकारी हैं, सरकार निर्णय लेगी और आपको जनता, सरकार और जनता के बीच में आप एक सेतु का काम करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे। यानी आपको समझाना है भाई गवर्नमेंट के ये डिसीजंस है और ये डिसीजन जो है आपके लिए बहुत सही है, तभी आप एक श्रेष्ठ अधिकारी हैं। और ये कब होगा? जब आपके अंदर ये कन्विंसिंग पावर हो, समझाने की क्षमता। और समझाने की क्षमता को ही कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। इसीलिए एक श्रेष्ठ अधिकारी में जितना जरूरत निर्णय लेने की क्षमता का होना चाहिए, तार्किक निर्णय लेने की क्षमता का होना चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा उसके अंदर समझाने यानी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, समझाने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है आपका अंतः व्यक्तिक संचार कौशल, इंग्लिश में कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अंतः व्यक्तिक संचार कौशल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 विषय समझ में आ रहा है? सारे अधिकारियों के ही ये गुण हैं, श्रेष्ठ सिविल सेवक के गुण हैं। अब आप एक बात समझिए, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, जो छत्तीसगढ़ का एरिया है इसमें आपको काम करना है। छत्तीसगढ़ में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको अंग्रेजी नहीं आती चल जाएगा, लेकिन एक अधिकारी के तौर पर जब आप छत्तीसगढ़ की जनता को समझाने जाएंगे, जनता को बहुत अच्छे आपके अंदर समझाने की क्षमता है, लेकिन अगर आप उस भाषा में नहीं समझा रहे जिस भाषा को सामने वाला समझता है, भाई एक ठेठ गांव में आप पहुंचे हैं और वहां पर आप अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दिए, तो आप समझा पाएंगे क्या? नहीं, आपको वहां छत्तीसगढ़ी बोलना पड़ेगा, आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। यानी एक समझाने की क्षमता होने बस से नहीं चलेगा, आपके अंदर उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा को इस क्षेत्र की जनता समझ सकती है। और आप छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी तैनात है तो 2 भाषा से आपका काम चल जाना, अंग्रेजी नहीं भी आएगा तो चलेगा, 2 भाषा से आपका काम हो जाना है, और ये 2 भाषा है छत्तीसगढ़ी और हिंदी। इसलिए इसमें 2 सब्जेक्ट और जोड़े गए हैं, 2 भाषाएं जोड़ी गई हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, और एक है आपका हिंदी भाषा, ठीक है। 2 लैंग्वेज जोड़े गए हैं। ये देखा जाता है कि अधिकारियों को ये चीजें आती हैं कि नहीं। सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब आप एक अधिकारी हैं तो जो कलेक्टर होते हैं वो राजस्व के मुखिया होते हैं, मतलब पूरा राजस्व जो होता है उन्हीं के पास में होता है। अब आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, अधिकारी हैं, आपको कम से कम राजस्व क्षेत्र को देखना है, पैसे को देखना है, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, तो उसके लिए कम से कम कुछ तो कैलकुलेटिंग पावर आपके पास होना चाहिए, मतलब गणना करने तो कम से कम आपको आना चाहिए। इसीलिए इसमें अन्य जो विषय जोड़े गए हैं वो है आपका गणित, मैथ्स, और एक है आपका रीजनिंग। इस तरीके से ये लगभग 7 विषय आपको पढ़ने होते हैं। एग्जाम में गणित और रीजनिंग का वेटेज ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। 100 में से लगभग 60 प्रश्न जो है गणित और रीजनिंग से आते हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के दायरे को भी अभी बढ़ाया गया है और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास हिंदी छत्तीसगढ़ी से आ जाते हैं और लगभग इन सेक्शन से वही लगभग आपका 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो ये पूरी आपके सामने छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। जीएस में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सी सेट में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वेटेज भी मैंने आपको बताया, अगर उस वेटेज के हिसाब से हम पढ़ते चले, मतलब एक सारे विषयों को सामान्य तौर पर तैयार करें और इन विषयों की गहन तैयारी करते चलें, तो प्रारंभिक परीक्षा को पास कर पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और कल फिर आप लोग की ये क्लास
डेमो क्लास रहेगी। कल से आप लोगों को मैं विषय प्रारंभ करूंगा। ठीक है, चलिए।